अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स मुस्लिम योद्धा जिसने मंगोलों को हराया। वह इस्लामी दुनिया के एक बहुत वीर और प्रसिद्ध सुल्तान थे। सुल्तान अल जाहिर रुकनुद्दीन बैबर्स गुस्से से भड़क उठा और हलाकू खान के राजदूतों के सामने छाती तानने हुए और बुलंद हौसले से कहने लगा, मिस्र मुसलमानों की आखिरी उम्मीद है और इसकी हिफाजत के लिए हम सर से कफन बांध कर लड़ेंगे। मिस्र के सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने जब देखा कि सेनापति अपने हौसले और बहादुरी से आग की तरह गुस्से से भड़क उठा है और वह हर सूरत में मंगोलों का मुकाबला करना चाहता है, तब सेनापति बैबर्स के उन विचारों से मलिक मुजफ्फर का इरादा भी पक्का हो गया। इसलिए बैबर्स की वजह से मलिक मुजफ्फर ने हुक्म दिया, इन मंगोल कुत्तों की जुबानें खींच ली जाए, इन्हें मार दो और हमारी तरफ से हलाकू खान के लिए यही जवाब है। सुल्तान का इशारा पाते ही वहां जो जवान खड़े थे वह हलाकू खान के राजदूतों पर झपट पड़े और उन्हें मार दिया। इसके बाद हलाकू खान के उन राजदूतों की लाशें शहर के महत्वपूर्ण चौराहों पर लटका दी गई। सुल्तान मलिक मुजफ्फर और बैबर्स का ऐसा करने से मुसलमानों में जो मंगोलों का डर था अब वह जाता रहा और मंगोलों का मुकाबला करने के लिए मुसलमान तैयार हो गए। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स, मंगोल बनाम मुसलमान। मिस्र के निवासियों ने मंगोल राजदूतों को मारकर हलाकू खान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। अब मिस्र के निवासियों के पास एक ही रास्ता था कि लड़कर जीत हासिल करें या अपनी जानें कुर्बान कर दें। इन हालात में मिस्र के सुल्तान अल मुल्क उल मुजफ्फर ने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए सारे फैसले अपने सेनापति रुकनुद्दीन बैबर्स के हवाले कर दिए थे। सेनापति बैबर्स के बारे में बताया जाता है कि वह एक कमाल का इंसान और निडर सिपाही था। मंगोलों की ताकत और शक्ति की कहानियां सुनकर वह कहता था कि समय आने दो, हम इन घमंडी और जंगली मंगोलों को बता देंगे कि सिर्फ वही लड़ना नहीं जानते, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनका पंजा मरोड़ सकते हैं। मंगोल राजदूतों को मारने के बाद मिस्र के सुल्तान मलिक मुजफ्फर ने सेनापति रुकनुद्दीन बैबर्स से वादा किया कि अगर वह मंगोलों को हरा देने में कामयाब हो गया तो वह सेनापति के अलावा मिस्र का सुल्तान भी बना दिया जाएगा। फिर सेनापति रुकनुद्दीन बैबर्स ने सेना का मुकाबला करने के लिए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी और दिन रात तैयारियों में लगा रहा। उसने काहिरा के हर तंदुरुस्त लड़के को सेना में भर्ती होना जरूरी कर दिया। जो कोई भी उचित कारण के बगैर सेना में भर्ती होने से मना करेगा तो उसको कोड़े लगाए जाएंगे। काहिरा के निवासियों के अलावा रुकनुद्दीन बैबर्स ने अपनी सेना में शरण लेने वाले तुर्की, अरबी भाइयों और दूसरे कबीलों को भी भर्ती करना शुरू कर दिया, जो इससे पहले मंगोलों के हाथों नुकसान उठा चुके थे तथा ये लोग बहुत निडर और उच्च कोटि के योद्धा थे, जिनकी वीरता पर हर हाल में भरोसा किया जा सकता था। कुछ ही दिनों में रुकनुद्दीन बैबर्स के पास एक बहादुर सेना तैयार हो गई। इस सेना में ज्यादा संख्या उन लोगों की थी जो मंगोलों के हाथों सताए गए थे या गुलाम बना लिए गए थे या जो बिकते बिकाते मिस्र पहुंच गए थे। अब वह मंगोलों से बदला लेने के लिए युद्ध में महारत हासिल कर चुके थे। वास्तव में यह वही लोग थे जो मंगोलों के आसपास रहते थे, जो उनके युद्ध के तरीकों को जानते थे और मंगोलों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत और साहस भी रखते थे। जिन दिनों सेनापति रुकनुद्दीन बैबर्स काहिरा में अपने युद्ध की तैयारियों में लगा था, उन्हीं दिनों हलाकू खान फिलिस्तीन में ठहरा हुआ था कि उससे खबर मिली कि उसका भाई मंगू खान, जो उस समय मंगोलों का सर्वोच्च अधिकारी था, मर गया है। हलाकू खान को जब ये खबर हुई तो उसने अपने मूल स्थान पर वापस जाने का फैसला किया। इस मौके पर उसका सेनापति कतबोगा और उसकी पत्नी दखुजा खातून ने कहा, मुसलमानों के खिलाफ हमारा हमला जारी रहना चाहिए। रहा सवाल मंगू खान का, तो वह अब मर चुका है। दखुजा खातून, जो हलाकू खान की पत्नी थी, वह मूल रूप से ईसाई थी तथा मुसलमानों की तबाही और बर्बादी चाहती थी। इसलिए वह नहीं चाहती थी कि हलाकू खान वापस जाए। वह यह इरादा किए हुए थी कि हलाकू को मिस्र पर आक्रमण करना चाहिए। इस मौके पर उसने हलाकू को याद कराया
कि जिस समय उसके भाई ने उसे मुसलमानों के इलाकों पर आक्रमण करने के लिए रवाना किया था, तो उसने हुक्म दिया था कि हर सूरत में मिस्र का खात्मा कर देना। लेकिन हलाकू खान ने अपने सेनापति कतबोगा और पत्नी की बात नहीं मानी। उसने वापसी का इरादा कर लिया। वह चाहता था कि अपनी सेना का एक हिस्सा साथ लेकर जाए। उसने ये भी वजह पेश की कि इस वक्त मेरा वापस जाना जरूरी है, क्योंकि इन दिनों रास्तों में घोड़ों के लिए खुराक की सूरत में घास मिल जाएगी, और अगर मैं वापस जाने से पीछे हट गया तो सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा, घास खत्म हो जाएगी और रास्ते में मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर हलाकू ने वापस जाने का इरादा कर लिया और वापस जाते समय उसने अपने सेनापति कतबोगा से कहा, मेरे बाद इस इलाके की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहीं रहोगे, कहीं आगे न बढ़ना। तुम्हारे पीछे मंगोलों की एक बहुत बड़ी सेना है। इसके अलावा आर्मेनिया और कर्जिस्तान के ईसाई भी हजारों की संख्या में तुम्हारे साथ हैं। इसलिए इन सब के साथ मिलकर जीते हुए हलाकों की रखवाली करना। कतबोगा ने हलाकू खान के हुक्म के सामने सर झुका दिया और सीने पर हाथ रखकर कहा, जो कर्तव्य उसे सौंपा गया है उसे वह पूरे मन से करेगा। इसके बाद हलाकू खान सेना का एक हिस्सा लेकर अपने मूल निवास गोबी के रेगिस्तान की तरफ रवाना हो गया। अब सीरिया और इराक पूरी तरह से उसके सेनापति कतबोगा के नियंत्रण में थे। कतबोगा हलाकू का अत्यंत शक्तिशाली सेनापति था और मुसलमानों के इलाकों को तबाह करने में उसने खास हिस्सा लिया था। वो एक शक्की और पागल इंसान था तथा उसके जंगलीपन की कहानियां सारे इस्लामिक इलाकों में मशहूर थी। हलाकू खान के जाने के बाद कतबोगा ने अपनी सेना के साथ जालूत स्थान पर ठहराव किया, और यह मुकाम फिलिस्तीन के मशहूर शहर नासिरा के करीब था। ये मुकाम उसके लिए बड़ा मुनासिब था, इसलिए कि वहां रहकर वह एक तरफ सीरिया और इराक पर शासन बनाए रख सकता था तथा दूसरी तरफ जब चाहे मिस्र की तरफ बढ़ भी सकता था। मिस्र में सेनापति रुकनुद्दीन बैबस को भी खबर हो गई कि हलाकू खान वापस अपने इलाके में चला गया है। इसलिए उसने एक ऐसा बड़ा फैसला किया जो इस समय किसी के दिल व दिमाग में न था। मिस्री तो ये सोच रहे थे कि वह मंगोलों के सामने अपने देश की रक्षा करेंगे,